हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और क्लासेस। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का एक टॉपिक राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की चर्चा है। राज्यपाल का जो पद है ये कनाडा के संविधान से लाया गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, लेकिन कभी कभी दो राज्य के एक राज्यपाल को बना दिया जाता है। यानी दो राज्य को देखने के लिए किनको बना दिया जाता है? एक ही राज्यपाल दो राज्य को देखते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी कितना भी बड़ा राज्य क्यों ना हो, एक राज्य में आप दो राज्यपाल नहीं रख सकते हैं। लेकिन दो राज्य का एक राज्यपाल रखेंगे, लेकिन एक बड़ा सा कितना भी राज्य क्यों ना हो उसमें आप दो राज्यपाल नहीं एक ही राज्यपाल रहेंगे। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इनका जो वेतन है, अगर सपोज डेट कि अगर दो राज्य के राज्यपाल हो गए तो फिर वेतन इनका कितना होगा, सैलरी कितना होगा इनका? तो सैलरी इनका 3.5 लाख रुपया है। और 3.5 लाख जो है ये आपको राज्य पे डिपेंड करता है। राष्ट्रपति जो है वो बोलेंगे कि देखिए जो बड़ा स्टेट हैं, जो बड़े स्टेट हैं वो 2 लाख दे दीजिए और जो छोटे हैं वो 1.5 लाख दे दीजिए। इस तरीके से बढ़ जाता है इनका सैलरी। ऐसा नहीं है कि एक राज्य से इनको 3.5 लाख मिलेगा और सेकेंड राज्य से भी 3.5 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। तब तो राष्ट्रपति के वेतन से ही पार हो जाएगा। तो उनको सैलरी उतना ही मिलेगा 3.5 लाख, लेकिन वो राज्य अपना बांट लेता है अगर वो दो राज्य के एक राज्यपाल होंगे तो। इसका नेक्स्ट देखेंगे तो अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। यानी ये ऑफिशियल वर्क करते हैं, ये बस साइन अपना करते हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। यानी ये कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं और वास्तविक प्रधान जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। वैसे ही केंद्र की बात करें, ये तो राज्य की बात है, राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। वैसे केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में भी राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं। कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं केंद्र में, सेंट्रल में, और उसके बाद उसके जो मेन होते हैं, रियल होते हैं केंद्र में, वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर देखेंगे तो राज्यपाल की विभिन्न शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की क्या है? विभिन्न शक्तियाँ हैं। देखिए इनकी शक्तियाँ तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ इनके पास है, लेकिन वो अपने मन से यूज़ नहीं कर सकते हैं। चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, वो अपने मन से यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। मंत्री परिषद से सलाह लेना पड़ता है, मंत्रिमंडल से सलाह लेना पड़ता है, तब आप जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इनके पास भी पावर है, लेकिन वो अपना ज़्यादा पावर यूज़ अपने मन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि राज्यपाल के पास पावर तो बहुत है। तो सरोजिनी नायडू जो थी, उत्तर प्रदेश की जब पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, तो उन्होंने कहा था कि राज्यपाल जो है एक सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह है। यानी सोना के पिंजरा उसके पास है, लेकिन ये बंद है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, नहीं उड़ सकता है, बंद रहेगा अपना सोने के पिंजरे में। इसके बाद देखिए इनकी जो कुछ शक्तियाँ हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो कार्यकारी शक्ति की बात करेंगे तो इनके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। यानी राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को चुन देंगे और मुख्यमंत्री से बोलेंगे कि देखिए आप जो है आप अपने मंत्री सबको कौन सा विभाग किनको देंगे आप बताइए, हम इनको साइन कर देते हैं, इनको चुन देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। तो सबसे पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री को चुन देते हैं, उसके बाद जो अन्य मंत्री होते हैं वो फिर नियुक्ति कर देते हैं, अपना साइन कर देते हैं। इसका नेक्स्ट देखेंगे तो इनके पास क्षमादान शक्ति है। क्षमादान शक्ति क्या है? तो अनुच्छेद 161 में, जो कि आगे आएगा, अभी तो अनुच्छेद 154 ही है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए अनुच्छेद 161 के तहत ये सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 72 के तहत यानी आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को रोक सकते हैं। तो वैसे ही ये अनुच्छेद 161 के तहत सज़ा को तो माफ़ कर सकते हैं। जैसे किसी का मान लीजिए कठोर कारावास है तो इसको कम कर देंगे सज़ा को, लेकिन ये सेना कोर्ट की सज़ा को नहीं माफ़ कर सकते हैं और ना ही फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। यानी फांसी की सज़ा और सेना के कोर्ट की सज़ा, कोर्ट मार्शल की सज़ा जो होते हैं उसको छोड़कर ये बाकी अन्य सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि ये सेना के कोर्ट की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास पावर है, लेकिन राज्यपाल के पास ये पावर नहीं दिया गया है। राज्यपाल बस जिनका कठोर कारावास है उसका कम करके, जैसे किसी का 10 साल कठोर कारावास है उनको कम करके 5 साल कर देगा, ये सब कर सकते हैं। फांसी की सज़ा को नहीं माफ़ कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं तो आपातकालीन शक्ति की बात करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान, जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, कभी भी मान लीजिए कि केंद्र के अकॉर्डिंग सीएम अगर काम ना करे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर मुख्यमंत्री काम ना करे, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार बोलेगी कि ये ऐसे करना चाहिए, लेकिन ये करेगा ही नहीं, उसके रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो सीएम का जितना पावर है वो सभी छीन लिया जाता है, और छीन करके किनको दे दिया जाता है? राज्यपाल को दे दिया जाता है। तो राज्यपाल के पास सभी शक्तियाँ आ जाती हैं। यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान सभी शक्तियाँ राज्यपाल के हाथों में चली जाती हैं, मुख्यमंत्री के पास कोई पावर नहीं रहता है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो विवेकाधिकार शक्ति इनके पास है। ये क्या होता है कि जब भी कभी वोटिंग होती है, सपोज कि अगर कहीं वोट हो रहा है, दो पार्टी लड़ रहे हैं आपस में, चुनाव लड़ रहे हैं,
तो कभी कभी क्या होता है ना कि किसी भी पार्टी को वोट नहीं मिल पाता है। सपोज डेट कि जितना में सरकार बनना चाहिए था उतना वोट उनके पास नहीं आया, तो नहीं आया, दोनों फेल हो चुके हैं, किन्हीं के पास वोट नहीं है जो सरकार बना सके। तो इनके पास पावर है विवेकाधिकार शक्ति का। विवेकाधिकार शक्ति से ये क्या करेंगे कि किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को वो चुन देंगे कि आप जो है सीएम बन जाइए। उनको सीएम बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, और उसके बाद 30 दिन के अंदर उनको बोलेंगे कि आप जो है बहुमत सिद्ध करिए। यानी अगर ये 30 दिन के अंदर बहुमत सिद्ध कर देंगे तो यही मुख्यमंत्री रह जाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो फिर से चुनाव होगा, है ना। इस तरीके से इनके पास एक पावर दिया गया है विवेकाधिकार शक्ति का। इसके बाद नेक्स्ट है विधायी शक्ति। देखिए विधायी शक्ति में क्या होता है ना कि ये विधानमंडल के जो सत्र होते हैं, जैसे 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये तीनों सत्र को में बुलाते हैं, यानी बुलाने का मतलब आहूत करते हैं, जो मंत्री सब उनको आहूत करते हैं, और फिर उसके बाद सत्रावसान करते हैं, यानी फिर उसे बंद कर देते हैं। यानी जो बुलाए थे काम करने के बाद फिर क्या होगा, खत्म होगा ना, तो सत्रावसान कर देते हैं। इनके पास विधायी शक्ति भी है। अगर नेक्स्ट देखेंगे तो राज्यपाल जो है ये सभी विद्यालय, विश्वविद्यालय, जितने भी विश्व यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये सभी के चांसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। क्या होते हैं? कुलाधिपति। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी में तो वो जा के देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्योंकि एक राज्य में 15-20 यूनिवर्सिटी होते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये क्या करते हैं ना कि वाइस चांसलर को नियुक्त कर देते हैं, यानी वीसी। यानी जो देखते होंगे आप, जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसमें वीसी होते हैं, तो सबसे मेन होते हैं कौन? यही राज्यपाल। ये चुन देते हैं किनको? वीसी को, वाइस चांसलर को, और वाइस चांसलर अपना काम करते रहते हैं। तो इसी तरीके से इनके पास ये सब पावर है। अगर आप आगे देखेंगे तो विधेयक एक बार लौटा सकते हैं। विधेयक देख, जैसे कोई कानून बना, और कानून जब बना तो राज्यपाल को लगा कि ये सही नहीं है, ये कानून जो है ये सही नहीं है, इस पर, क्योंकि जब देखिए विधानसभा, विधान परिषद साइन कर दिया और उसके बाद राज्यपाल साइन करेंगे तभी कानून लागू होगा, लॉ को फॉलो करवाया जाएगा। तो अगर उनके पास दोनों जो है ना पास करके विधेयक को उनके पास भेजा गया कि आप जो है साइन करिए, तो राज्यपाल को लगेगा कि अरे ये विधेयक सही नहीं है, तो वो क्या करेंगे ना, इनके पास पावर है कि विधेयक को एक बार लौटा देंगे, बोलेंगे देखिए इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें सही करिए तब हम इस पे सोचेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर एक बार ये लौटा दिए विधेयक को, अगर वो एक बार लौटा दिए और फिर से अगर वो विधेयक, वही विधेयक फिर से अगर आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों पास करके फिर से इनके पास भेज दिया, तो ये मजबूर हो जाएंगे साइन करने के लिए। फिर वो नहीं बता सकते हैं कि हम ये नहीं साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही वापस कर दिया था आप त्रुटि को देख करके। तो फिर से अगर पास हो गया तो फिर आपको साइन करना ही पड़ेगा, मस्ट है साइन करना। तो विधेयक एक बार लौटा सकते हैं, लेकिन अगर सपोज डेट कि अगर उनको लगेगा कि ये विधेयक सही नहीं है, अगर हम उनको भेज दिए, अगर वापस ये कर दिए, फिर तो लौट के वापस आ जाएगा इनके पास, तो साइन करना ही पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे ना, ये जेबी वीटो लगा देंगे। जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। कोई भी विधेयक आएंगे पॉकेट में रख लेंगे, बोलेंगे इस पर कभी हम साइन कर देंगे। अब कब करेंगे पता नहीं। अभी तक राष्ट्रपति में ज्ञानी जैल सिंह ने ये काम किए हैं, पॉकेट वीटो लगाए थे। डाक संशोधन अधिनियम जब लाया गया था तो ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो लगाया, और अभी तक वो विधेयक पड़ा ही हुआ है, कोई साइन नहीं किया। ठीक है, तो वैसे ही पॉकेट वीटो लगाएंगे। अब कब साइन करेंगे कहना मुश्किल है, तो पॉकेट वीटो लगा सकते हैं। तो और इसके बाद इनका तीसरा एक और पावर इसी में दिया गया है कि राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक संरक्षित रख सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक गया, सपोज लोकसभा और राज्यसभा से पास करके राष्ट्रपति को कोई विधेयक चला गया कि आप इस पर साइन करिए, तो राष्ट्रपति वही काम करेंगे, या तो लौटाएंगे, बोलेंगे कि इसको त्रुटि सही करके लाइए तब हम साइन करेंगे। अगर वो सही करके लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास करके फिर भेज दिया तो इन तो मजबूर हो जाएंगे साइन करने के लिए। नहीं तो पॉकेट वीटो लगा देंगे। दो ही ऑप्शन है उनके पास, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन है। लेकिन इनके पास एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन है। कैसे है? तो राष्ट्रपति को भेजने के लिए बोलेंगे देखिए ये विधेयक के बारे में हम सोचेंगे, हम केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति को भेजेंगे, यानी प्रेसिडेंट को भेजेंगे, उसके बाद फिर हम सोच समझ के साइन करेंगे। तो इनके पास एक एक्स्ट्रा पावर इसमें दिया गया है। या तो वो वीटो को यानी विधेयक को लौटा देंगे, या तो विधेयक को लौटा देंगे, और लौटा दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, साइन करना पड़ेगा फिर से पास करके आ गया तो। या तो जेबी वीटो लगा देंगे, पॉकेट वीटो लगा देंगे, या फिर राष्ट्रपति को भेजने के लिए विधेयक को संरक्षित रख देंगे, बोलेंगे कि देखिए हम राष्ट्रपति को भेजेंगे, उसके बाद हम इस पर साइन करेंगे। इनके पास ये सब पावर दिया गया है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो अनुच्छेद 154 के बाद यहाँ आएगा 155। तो अनुच्छेद 155 यहाँ आएगा। तो अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। इसमें राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होती। निर्वाचन क्या होता है ना कि जब भी कभी आप किसी को वोट देके, जैसे मुखिया का निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होती है। यानी किसी को अगर मान लीजिए कि हम चुन लिए डायरेक्ट
कि तुम आओ मेरे यहाँ काम करो, हम डायरेक्ट नियुक्त कर लिए यानी चुन लिए। लेकिन अगर किसी को वोट दे के जिताएं तो फिर निर्वाचन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी निर्वाचन नहीं नियुक्ति होती है, यहाँ वोटिंग से इनको नहीं लाया जाता है, इन्हें नियुक्ति की जाती है, यानी चुन लिया जाता है। इनको चुनते कौन है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चुनते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किनके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। तो पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर, वो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि देखिए हम चाहते हैं कि इस आदमी को आप इस राज्य के राज्यपाल बना दीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, तो साइन कर दिए, राज्यपाल बन गए वो। तो इनकी नियुक्ति होती है। इसके बाद अगर बात करें तो अनुच्छेद 156 की बात करेंगे तो राज्यपाल का कार्यकाल की बात किया गया है, यानी टाइम पीरियड इनका क्या होता है। तो देखिए इनका कोई भी फिक्स टाइम पीरियड, निश्चित कार्यकाल इनका नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यपाल का कोई भी निश्चित, गवर्नर का कोई भी निश्चित टाइम पीरियड नहीं होता है। इनका टेन्योर जो है वो अनिश्चित होता है। कैसे अनिश्चित होता है? तो ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पे डिपेंड करते हैं, यानी राष्ट्रपति जब चाहेंगे तब इनको हटाकर किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल बना सकते हैं, या इन्हें हटाकर आज मान लीजिए बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर, उन्हें हटा करके हो सकता है कल को कहीं भेज देंगे, बोलने तमिलनाडु का बनी जा करके। तो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। इसे हम लोग प्रसाद पर्यंत कहते हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। जब तक राष्ट्रपति बोलेंगे जिस राज्य में वो राज्यपाल रहेंगे, और जिस दिन बोलेंगे आप यहाँ से हट के वहाँ चले जाइए तो चले जाएंगे। अगर राष्ट्रपति का मन होगा कि 5 साल से पहले भी इनको हटा सकते हैं, या हो सकता है कि राष्ट्रपति सोचेंगे कि चलो इनको 1 साल 5-6 साल बना देते हैं। तो डिपेंड पूरा किस पे है? राष्ट्रपति पे, प्रेसिडेंट पे। तो इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है। अनुच्छेद 156 में ये इनके कार्यकाल यानी टाइम पीरियड की बात किया गया है। अगर आगे देखेंगे तो अनुच्छेद 157 की बात करें तो राज्यपाल की योग्यताएं की बात की गई है, यानी क्या क्या इनके एजुकेशन, मतलब क्या क्या है जो जब भी आप देखेंगे तो योग्यता देखी जाती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने क्या हैं। तो इसमें तो कोई 10th 12th की बात नहीं किया गया है। इनकी योग्यताएं क्या है इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। योग्यता है इनकी कि भारत का ये नागरिक होना चाहिए, यानी ये भारत के नागरिक होना चाहिए, पहली बात। इसके बाद सेकंड है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल और दिवालिया का मतलब बैंकरप्ट, यानी बहुत ज़्यादा लोन, अपनी औकात से ज़्यादा लोन लेना, बैंकरप्ट यही दिवालिया कहलाता है। अगर मान लीजिए किसी बैंक से हम लाखों करोड़ों रुपया ले लिए और चुका ना पाए, दिवालिया हो जाएंगे, है ना, भाग जाएंगे कहीं। इसी तरीके से पागल या दिवालिया ना हो। अगर मान लीजिए कोई दिवालिया लोगों को अगर राज्यपाल बना दिया जाए तो राज्यपाल बनने के बाद ये चाहेंगे कि हम अपना जो मेरा जिससे पैसा लिए हैं पहले उसको चुका दे, तो जो भी आकस्मिक निधि होगी सब निकाल के चुका देगा पहले, तो दिक्कत हो जाएगा राज्य के लिए। इसीलिए कहा जाता है पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी इनकी जो योग्यता है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। देखिए नेता जो होते हैं वो सरकारी नौकरी नहीं होते हैं, वो जनता की रक्षा करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो कोई भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। और इसके बाद ये कम से कम इनका जो एज होना चाहिए वो 35 वर्ष, यानी 35 साल की आयु होनी चाहिए इनकी। तो 35 साल के बाद ही अब राज्यपाल के पद पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 158 में कहा गया है राज्यपाल की शर्तें, यानी ऊपर में योग्यता की बात किया गया है और नीचे ऊपर में क्वालिफिकेशन और नीचे में कहा गया है कंडीशन। इनके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी आप विधानमंडल जो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं या और संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं उनके आप सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहे हैं, जिस राज्य का राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य का वो निवासी नहीं होना चाहिए। देखिए निवासी नहीं होना चाहिए, ये सही है या गलत है आप बताइएगा। क्या है कि अगर जिस राज्य का राज्यपाल वो होंगे ना तो बहुत खेल हो सकता है। कैसे? तो आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि आपातकालीन शक्ति में राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो सभी पावर इन्हीं के हाथ में आ जाता है। तो जिस राज्य के वो राज्यपाल रहेंगे तो अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सभी को बुलाएंगे, पूछेंगे तुमको क्या बनना है, डीएम, ठीक है तुमको डीएम बना देते हैं, तुमको दरोगा बना देते हैं। मतलब पूरा पावर इनके पास आ जाएगा और जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो जिस राज्य के ये राज्यपाल बनने जा रहे हैं, इसीलिए कंडीशन लगाया गया है कि जिस राज्य के वो राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य के वो निवासी नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गए तो फिर तो बवाल हो जाएगा। फिर तो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा पूरा पावर इन्हीं के हाथ में आ जाएगा, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जो रिलेटिव्स हैं सभी को अपना सभी पोस्ट दे देंगे, जो हाई पोस्ट सब है सब दे देंगे। और जिससे दुश्मनी है, खतरनाक दुश्मनी निकालेंगे, बोले मार दो इसको, इनकाउंटर कर दो, हमें बहुत परेशान किया था ये, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस राज्य के ये
राज्यपाल बनने जा रहे हैं उस राज्य के वो निवासी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बिहार राज्य का है, उसे तमिलनाडु का आप राज्यपाल बना दीजिए, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में किसको कौन जानता है भाई, कोई नहीं जानता है, राष्ट्रपति शासन लग भी गया, किसी को जान ही नहीं रहा है कि कौन क्या है, किसको हम क्या पोस्ट दें, है ना। लेकिन अगर जो बिहार का है अब बिहारी का बना देंगे तब तो फिर बवाल ही हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो अनुच्छेद 159 159 में कहा गया है कि राज्यपाल का शपथ, अब राज्यपाल को तो नियुक्त कर दिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए, तो इनको फिर शपथ भी तो दिलाएंगे ना, शपथ दिलाएंगे कि हम पूरा मन से देश की सेवा करेंगे, ये वो शपथ में अपना लेते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ शपथ। तो वैसे ही राज्यपाल का जो शपथ है वो कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति तो नहीं घूम घूम के दिलाएंगे हर राज्य में जा करके, हाँ तुमको शपथ नहीं मिला क्या, बंगाल, हाँ फिर उड़ीसा, ऐसे के घूमते रहेंगे क्या राष्ट्रपति, ऐसे टाइम थोड़ी है इनके पास। तो इसलिए वो बोलते हैं कि देखो हम तुम्हें नियुक्त कर दिए हैं, तुमको हम चूज कर लिए हैं, तुम जाओ, जिस राज्य में जाओगे वहाँ का एक हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट में जा करके जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें जा करके बोलना तुमको ये शपथ दिलवा देंगे। तो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जा करके शपथ इनको दिलवा देते हैं। तो जिस राज्य के वो राज्यपाल बनते हैं उस राज्य में हाई कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद उन्हें शपथ दिला दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं, रिज़ाइन देना चाहते हैं कि हमें ये पोस्ट बड़ा खतरनाक है, बड़ा टेंशन है, छोड़ देंगे हम, तो इस्तीफा देंगे तो किन को देंगे, क्या राज्यपाल देंगे हाई कोर्ट के जज को, नहीं, ये फिर जाएंगे कहाँ, दिल्ली, रायसीना की पहाड़ी पे जाएंगे और राष्ट्रपति जी को बोलेंगे देखिए ये जो है हम इस पोस्ट को नहीं संभाल सकते हैं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा टेंशन है इस पोस्ट में, हम इस्तीफा देना चाहते हैं। तो इस्तीफा देने के लिए वो कहाँ जाएंगे, दिल्ली में आएंगे और राष्ट्रपति जी को इस्तीफा देंगे, प्रेसिडेंट को इस्तीफा देंगे, समझ में आ गया। तो इस्तीफा पत्र किनको देते हैं, राष्ट्रपति को आकर देते हैं। तो आई होप आपको राज्यपाल के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।